कक्षा 10वीं के समस्त विद्यार्थियों को इस दिवस की प्रातः बेला का हार्दिक अभिवादन। आशा करता हूँ सारे विद्यार्थी अपने अपने घरों में कुशल पूर्वक से होंगे। सभी विद्यार्थी दीपावली मनाने के बाद पुनः एक नए उत्साह, नए जोश एवं नए उमंग के साथ अपने शिक्षण कार्य में रुचि लेते हुए अपने ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करने हेतु प्रयासरत होंगे। ये अपने अभिभावकों एवं शिक्षकों के सहयोग से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे होंगे, क्योंकि जल्द ही उनके समक्ष वार्षिक परीक्षा होनी सुनिश्चित हैं। मैं प्रेम सिंह, प्रशिक्षित परास्नातक शिक्षक हिंदी, DPS हल्द्वानी लामा चौड़, आपके समक्ष लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित गद्य पाठ स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस पाठ में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बतलाया है कि कुछ लोग स्त्री शिक्षा के विरोधी रहे। उनका मानना था कि स्त्रियों को शिक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि स्त्रियों को शिक्षा देना जरूरी नहीं है, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस बात का खंडन किया है कि ऐसा आप सब किस आधार पर कहते हैं। महिला पुरुष दोनों का समाज में समान रूप से वर्चस्व है, दोनों का समान अधिकार है, फिर स्त्री को शिक्षा से वंचित क्यों रखा जाए। उन्होंने पुरातन विद्वान विदुषी महिला पुरुषों की उदाहरण देकर इस बात को सिद्ध किया है कि जिस प्रकार से पुरुष शिक्षा प्राप्त कर श्रेष्ठता के साथ अपने ज्ञान का परिचय देने में समर्थ थे, उसी प्रकार से विदुषी स्त्रियां भी अपने ज्ञान की पराकाष्ठा से अच्छे शिक्षित पुरुषों को छक्के छुड़ाने में सक्षम थी। उन्होंने महान विदुषी महिला शीला, विद्या, गार्गी, शकुंतला आदि का उदाहरण देकर उस समय की महिला शिक्षा की बात को स्पष्ट किया है कि जब पुरातन समय में महिलाएं शिक्षित हो सकती हैं, जबकि उस समय परिस्थितियां अनुकूल न थीं, लेकिन आज परिस्थितियां अनुकूल होने पर सब स्त्रियां शिक्षित क्यों नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ में लेखक का मानना है कि नवजागरण काल के चिंतकों का मात्र स्त्री शिक्षा ही नहीं, अपितु समाज में जनतांत्रिक कि किस प्रकार से लोगों के अधिकार हैं एवं वैज्ञानिक चेतना की किस प्रकार से वैज्ञानिक आविष्कारों ने नई चेतना को जन्म दिया है कि संपूर्ण विकास के लिए अलग जगाया है। आपने देखा होगा कि आज महिला प्रत्येक क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ है। इस लेख में परंपरा को ज्यों का त्यों नहीं स्वीकार किया गया है। आपने देखा होगा कि प्रायः समाज में एक परंपरा चली आती है, एक प्रथा चली आती है, एक ने उसका अनुसरण किया, दूसरा भी उसका अनुसरण करने के लिए मजबूर होता है। लेकिन यहाँ पर लेखक का मानना है कि बिल्कुल भी उन परंपराओं को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि विवेक से फैसला लेकर ग्रहण करने योग्य को लेने की बात की गई है कि हमें अपने विवेक से निर्णय लेना चाहिए कि यह बात हमारे लेने लायक है या नहीं। साथ ही लेखक ने यह भी बताया है कि परंपरा का जो हिस्सा सड़ गल चुका है उसे रूढ़ी मानकर छोड़ देने की बात कही गई है। आपने देखा होगा प्राय लोग कहा करते थे कि लड़कियों की शादी करनी होती है, उन्हें पढ़ा लिखा कर क्या करना है, उन्हें दूसरे घर जाना है। लेकिन आज यह सच्चाई आप सभी भली भांति जानते हैं कि लड़की यदि पढ़ी लिखी होती है तो उसका पूरा परिवार पढ़ा लिखा होता है। आज लड़की के पढ़े लिखे होने से उसका सारा परिवार खुद ब खुद पढ़ लिख जाता है, यहाँ तक कि उसे जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में समझौता करते हुए विपरीत प्रतिकूल जीवन को जीने में एक सहजता मिल पाती है और वह सहजता से अपना जीवन यापन कर पाती है। प्रायः आप देखते हैं कि कुछ
पिछड़े क्षेत्रों में आज भी महिला शिक्षा को बल नहीं दिया जाता, जिसका कारण वहाँ की अशिक्षा ही है। प्रायः शहरों में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से आज प्रत्येक घर की लड़की, प्रत्येक घर की महिला शिक्षित है, जबकि गाँव में यह स्थिति बिल्कुल विपरीत है। राजस्थान जैसे राज्यों की अगर बात करें तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर अधिकांश महिलाएं पढ़ नहीं पाती। उनका कारण विपरीत परिस्थितियों से सामंजस्य न जुटा पाना और उनके अभिभावकों का शिक्षित न होना है। जो महिलाएं आज पढ़ नहीं पा रही हैं, उनके पीछे केवल और केवल पुरुषों का ही हाथ है, पुरुषों का ही योगदान है, पुरुषों का ही नकारात्मक भाव है कि वे पढ़ नहीं पा रही हैं। जो पुरुष शिक्षा के महत्व को जानते हैं, वे अपनी बेटी, बहू और अपने परिवार से संबंध रखने वाली प्रत्येक लड़की, प्रत्येक महिला को शिक्षा ग्रहण करने हेतु अपना सहयोग प्रदान करते रहते हैं। यहाँ का लेखक ने स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन करते हुए बतलाया है कि किस प्रकार से महिला पुरातन काल में भी पढ़ती लिखती थी और उनका पांडित्य के सामने अच्छे से अच्छे पुरुष भी लोहा नहीं ले पाते थे। उन्होंने इस लेख के माध्यम से प्रत्येक महिला, प्रत्येक पुरुष को, लड़की और महिला वर्ग को अत्यधिक पढ़ने हेतु प्रेरित करने की प्रेरणा दी है। चलते हैं पाठ वाचन की ओर। बड़े शौक की बात है, आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके और गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। और लोग भी ऐसे वैसे नहीं, सुशिक्षित लोग ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों और शायद कॉलेजों में शिक्षा पाई है, जो धर्मशास्त्र और संस्कृत के ग्रंथ साहित्य से परिचय रखते हैं और जिनका पेशा कुशिक्षितों को शिक्षित करना, कुमार्गगामियों को सुमार्गगामी बनाना और अधार्मिकों को धर्म तत्व समझाना है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि आज शिक्षा का ऐसे लोग विरोध करते हैं जो कि शिक्षा को भली भांति जानते हैं, शिक्षा को अंगीकार किए हुए हैं, लेकिन वह भी स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं। उनकी दलीलें सुन लीजिए। पहली, पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से अपनों की भाषा में बातें कराई गई हैं। इससे प्रमाणित है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल न थी। होती तो इतिहास पुराणादि में उनको पढ़ाने की नियमबद्ध प्रणाली जरूर होती। उनका कहना है कि पुराने समय में पढ़ी लिखी नहीं थी, कह रहे हैं। दूसरा तर्क, स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। उनका यह भी मानना है कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं और यह प्रायः आप लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे अनर्थ होते हैं। आप प्रायः देख लीजिए, सारे विद्यार्थी जिन घरों में माता पिता आप लोगों के पढ़े लिखे हैं, माँ पढ़ी लिखी हैं, वो विद्यार्थी पढ़ने में अपने आप ही आगे होते हैं, विशेष तौर पर लड़कियाँ। नहीं तो जिन लड़कियों की पिता तो पढ़े लिखे हैं लेकिन माँ पढ़ी लिखी नहीं है, तो वे लड़कियां कहीं ना कहीं अपनी माँ को बेवकूफ़ बना करके अपने शिक्षा के स्तर को घटाते रहती हैं और माँ उन पर पूर्ण विश्वास करती हैं। और जिन विद्यार्थियों की माताएं पढ़ी लिखी हैं, वे बार बार उनके कार्यों का निरीक्षण करके स्वतः जान जाते हैं कि मेरी बेटी की स्थिति क्या है। शकुंतला इतना कम पढ़ी थी कि गंवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक वह लिख सकी थी, तो इस पर भी उसकी इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे, वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था। आपने देखा होगा शकुंतला और दुष्यंत की कहानी आप जानते होंगे। कण्व ऋषि के आश्रम में शकुंतला रहती थी और राजा दुष्यंत का एक बार उनसे मिलन हुआ और उन्होंने गंधर्व विवाह किया। उसके बाद शापवश दुष्यंत शकुंतला को भूल गए और शकुंतला ने एक श्लोक के माध्यम से उन्हें अपनी व्यथा सुनाई और उन्हें धिक्कारा। क्या उसका कहना गलत था?
कि यदि कोई पुरुष विवाह करने के बाद किसी स्त्री को भूल जाए तो यह कोई साधारण भूल नहीं है, बल्कि एक घोर अपराध है। यही बात शकुंतला ने स्पष्ट की थी। जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वो अपड़ों की भाषा थी। उनका कहना है कि श्लोक जिस भाषा में रचा था वो अपड़ों की भाषा थी। ऐसा क्यों था, अभी आपके सामने आएगा। अतएव नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, अपड़ गंवारों की भी भाषा पढ़ाना स्त्रियों को, अपड़ गंवारों की भी भाषा पढ़ाना स्त्रियों को बर्बाद करना है। वो कहते हैं कि अगर आप स्त्रियों को अच्छी शिक्षा देते हैं तो उनको बर्बाद करना है। आप यह बताइए, अगर शकुंतला अपढ़ थी तो उसने यह बात लिखकर कैसे कही, और फिर उस भाषा, बात यहाँ पर उन्होंने भाषा की कही है कि जो भाषा, जिस भाषा में उन्होंने वो श्लोक लिखा था वो अपड़ों की भाषा थी। यदि मुझसे कोई कहा जाए मैं कुमाऊनी में बोलूँ या भोजपुरी में बोलूँ, मेरी भाषा यदि कुमाऊनी है तो मैं कुमाऊनी में बोलूँगा, भोजपुरी है तो भोजपुरी में बोलूँगा। लिखने की भी बात है कि यदि मैं समर्थ हूँ कुमाऊनी भाषा लिखने में तो मैं कुमाऊनी भाषा लिख सकता हूँ। यदि बाहुल्य, इस समय आपने देखा होगा कि जो लोग हिंदी भाषा जानते हैं तो वो हिंदी भाषा में पत्र व्यवहार करते हैं, जो लोग अंग्रेजी भाषा जानते हैं तो वो अंग्रेजी भाषा में पत्र व्यवहार करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हिंदी भाषा में पत्र व्यवहार करने वालों को हम अपड़ कह दें। तो यही बात उन्होंने यहाँ भी कही है। इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर उपेक्षा ही है। ऐसा कहना, ये उपेक्षा करना है स्त्री शिक्षा का। तथापि हम 2-4 बातें लिख देते हैं। नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अपड़ होने का प्रमाण नहीं। भाषा की यात्रा में आपने देखा होगा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी साहित्य, इस प्रकार से संस्कृत, पाली, प्राकृत भाषा से होते हुए हिंदी की तरफ बढ़ी। तो प्राकृत भाषा जब हमारे चलन में ही प्राकृत भाषा है तो हम बोलेंगे ही प्राकृत भाषा। तो यहाँ पर कहा गया है नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अपड़ होने का प्रमाण नहीं। द्विवेदी जी ने यहाँ पर तर्क दिया, बिल्कुल सही तर्क दिया है। अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत ना बोल सकती थी। ठीक है, अपड़ प्राकृत भाषा चल रही है तो संस्कृत कहाँ से बोली जाएगी। हमने हिंदी भाषा से पढ़ा है तो हम अंग्रेजी भाषा कैसे बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हाँ, धीरे धीरे सीखने के बाद हम उसको बोल सकते हैं। कहा जा सकता है कि वे संस्कृत ना बोल सकती थी। संस्कृत ना बोल सकना ना अपड़ होने का सबूत है और ना गंवार होने का। अगर कोई कुमाऊनी भाषा बोले, अगर कोई दूसरा उसको गंवार कहे तो वो कुमाऊनी भाषा बोलने वाला गंवार नहीं है, बल्कि उसको ऐसा कहने वाला गंवार है। अच्छा, तो उत्तर रामचरित में ऋषियों की वेदांत वादिनी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थीं? उनकी संस्कृत क्या कोई गंवारी संस्कृत थी? भवभूति और कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के हैं उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत भी बोलता था। आपने देखा यहाँ पर कह रहे हैं कि भवभूति जिन्होंने उत्तर रामचरित लिखा था और कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा था, उस समय संस्कृत भाषा प्रचलन में थी, संस्कृति बोली जाती थी। इसका प्रमाण पहले कोई दे ले तब प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को अपड़ बताने का साहस करे। यहाँ पर यहाँ पर यह बात कही गई है कि संस्कृत थी उस समय भाषा, लेकिन उस समय भी लोग जो है अन्य भाषा बोलते थे, प्राकृत बोलते थे। ऐसा नहीं है कि संस्कृत होने के बावजूद भी प्राकृत बोला जाता था। तो ऐसा नहीं है कि संस्कृत है और हम लोग, वही बात आ गई, यदि इंग्लिश अंग्रेजी भाषा का हम उपयोग कर रहे हैं और हिंदी बोल दे रहे हैं तो हम असभ्य या गंवार नहीं हैं। दोनों भाषा प्रचलन में है। इसका क्या सबूत है कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृत ना थी? सबूत तो प्राकृत के चलन के ही मिलते हैं। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा न होती तो बौद्धों और जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते हैं? प्राकृत भाषा में ही लिखे गए थे। और भगवान शाक्य मुनि तथा उनके चेले प्राकृत में ही क्यों धर्मोपदेश देते? बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृत में किए जाने का एकमात्र कारण यह है कि उस जमाने में प्राकृत ही सर्वसाधारण की भाषा थी। जो सर्वसाधारण की भाषा होगी उसी भाषा में साहित्य लिखा गया, धर्म ग्रंथ लिखा गया, प्राकृत। अतः प्राकृत बोलना और लिखना अपड़ और अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं है। जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य और कुमार पालचरित आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए हैं वे यदि अपढ़ और गंवार थे
तो हिंदी के प्रसिद्ध से भी प्रसिद्ध अखबार का संपादक इस जमाने में अपढ़ और गंवार कहा जा सकता है। वो दूसरी भाषा भी लिखते हैं, आपने देखा होगा, आपने संपादकीय पेज पढ़ा होगा, किस प्रकार से संपादकीय लेख लिखे रहते हैं, उनमें कई भाषा आम बोलचाल के शब्दों का भी समावेश किया जाता है। ऐसा नहीं हम क्यों आम बोलचाल के शब्दों का यदि हम उपयोग करें तो उसे हम अपढ़ कह सकें, क्योंकि वह अपने ज़माने की प्रचलित भाषा में अखबार लिखता है। हिंदी, बांग्ला आदि भाषाएं आजकल की प्राकृत हैं। सौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री और पाली आदि भाषाएं भी उस जमाने की थीं। प्राकृत पढ़कर भी उस जमाने में लोग उसी तरह सभ्य, शिक्षित और पंडित हो सकते थे जिस तरह कि हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाएं पढ़कर इस जमाने में हम हो सकते हैं। फिर प्राकृत बोलना अपढ़ होने का सबूत कैसा, यह बात कैसे मानी जा सकती है? बिल्कुल सही कहा कि जब प्राकृत भाषा चलन में है और उसमें लेखन कार्य किया जा रहा है, बोली जा रही है, तो फिर वो अपढ़ या गंवार नहीं कही जा सकती। जिस समय आचार्यों ने नाट्यशास्त्र संबंधी नियम बनाए थे उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत न थी। चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलने या बोल सकते थे। इसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों तथा स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम कर दिया। पुराने जमाने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय न था। फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में न मिले तो क्या आश्चर्य। जब विश्वविद्यालय होगा ही नहीं, महिलाओं के लिए व्यवस्था ही नहीं थी, तो कैसे महिला पढ़ पाती? उल्लेख उसका कहीं रहा हो पर नष्ट हो गया हो तो पुराने जमाने में विमान उड़ते थे। बताइए, उनके बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र? बड़े बड़े जहाज़ों पर सवार होकर लोग द्वीपांतरों की खोज को जाते थे, द्वीपांतरों को जाते थे। दिखाइए जहाज बनाने की नियमबद्ध प्रणाली के दर्शक ग्रंथ। पुराणादि में विमानों और जहाज़ों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देखकर उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं कि यह आविष्कार किया गया था, लेकिन यह नहीं मानते हैं कि महिलाओं ने भी पढ़ा था, पढ़ती थीं, वो पढ़ सकती थीं। परंतु पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ, प्रतिभावान पंडिताओं के नामोल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अपढ़ और गंवार बताते हैं। इस तर्कशास्त्रज्ञता और इस न्यायशीलता की बलिहारी वेदों को प्रायः सभी हिंदू ईश्वरकृत मानते हैं। सो ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना अथवा उनका दर्शन विश्ववरा आदि स्त्रियों से करावे और हम उन्हें कखरा पढ़ाना भी पाप समझें। कखरा 12 खड़ी को कहते हैं, कौ काकी की कुकू। शीला और विद्या आदि कौन थी? वे स्त्री थीं या नहीं? बड़े बड़े पुरुष कवियों से आदृत हुई हैं या नहीं? शीला आदि विद्या का इतिहास में नाम है, विदुषी थीं। सारंगधर पद्धति में उनकी कविता के नमूने हैं या नहीं? बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत थेरी गाथा में जिन सैकड़ों स्त्रियों की पद्य रचना उद्धृत है, वे क्या अपढ़ थीं? बिल्कुल अपढ़ नहीं थीं। जिस भारत में कुमारिकाओं को चित्र बनाने, नाचने, गाने, बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने, पैर मलने तक की कला सीखने की आज्ञा थी, उनको लिखने पढ़ने की आज्ञा न थी? कौन विज्ञ ऐसी बात मुख से निकालेगा? सब कार्य जब महिलाएं करती थी तो पढ़ क्यों नहीं सकती थी? और कोई निकाले भी तो मानेगा कौन? जब सारे काम महिलाएं कर रही हैं तो फिर पढ़ क्यों नहीं सकती थी? अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य करे। गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे। मंडन मिश्र की सहधर्मचारिणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे। गजब! इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकेगी कि स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए। आपने देखा कि सारंगधर की पत्नी, अत्रि की पत्नी और मंडन मिश्र की सधर्मचारिणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दिए पांडित्य व्याख्यान पर। यह सब पापी पढ़ने का अपराध है। वे कहते हैं यह सब पापी पढ़ने का अपराध है क्या? नहीं, यह पापी पढ़ना कोई पाप नहीं है। न वे पढ़ती न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। यह सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने ही का कुफल है कि उन्होंने छक्के छुड़ा दिए। क्या आप लोग मानते हैं? क्या ये कुफल है? ये सुफल है।
समझे स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूंट। वो कह रहे हैं कि स्त्रियों के लिए क्या है, कालकूट, यह एक विष है जो समुद्र मंथन के समय निकला था, जिसे हलाहल भी कहते हैं। स्त्रियों को यहाँ पर ऐसे लोग क्या कहते हैं, हलाहल, विष की संज्ञा दी है यहाँ पर। और जो पुरुष पढ़ते हैं उनको अमृत। तो कितना विरोधाभास है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी ही दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। लेखक का मानना है कि ऐसे लोग स्त्रियों को अपढ़ रख करके भारतवर्ष का गौरव बनाना चाहते हैं, जो कि असंभव है। मान लीजिए कि पुराने जमाने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी न थी, ना सही उस समय स्त्रियों को पढ़ने की जरूरत ना समझी गई होगी, पर अब तो है, अतएव पढ़ाना चाहिए। आपने देखा होगा कि आज स्त्रियों को पढ़ाने की कितनी आवश्यकता है। विवाह होना है, पति दूसरे बाहर जीविकोपार्जन के लिए घर से बाहर हैं, बच्चों की शिक्षा दीक्षा है। आप लोग जानते हैं कि जिनके माता पिता कितनी दूर, आपके पिताजी आपसे, आपके परिवार से दूर जीविकोपार्जन के साधनों को जुटाने के लिए जाते हैं। केवल माँ ही आपकी देखभाल करती हैं, और यदि माँ शिक्षित नहीं है तो आप बच्चे सही प्रकार से पढ़ नहीं पाते हैं, और यदि माँ शिक्षित है तो आप देखिए कितने अच्छे ढंग से पढ़ पाते हैं बच्चे। हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदेशों और प्रणालियों को तोड़ दिया है या नहीं। हमने देखा कि कितने नियमों को, बाल विवाह, अब कहाँ बाल विवाह होते हैं। आपने देखा उसकी, आप सब जान चुके थे बाल विवाह का क्या नुकसान था, सती प्रथा का क्या नुकसान था, अन्य कई उदाहरण, या नहीं। तो चलिए स्त्रियों को अपढ़ रहने की इस पुरानी चाल को भी तोड़ दें। इसलिए हमें इसको भी तोड़ देना चाहिए। ये रूढ़िवादिता की स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थ का कारण है, इसे नहीं मानना चाहिए। हमारी प्रार्थना तो यह है कि स्त्री शिक्षा के विपक्षियों को क्षण भर के लिए भी इस कल्पना को अपने मन में स्थान न देना चाहिए कि पुराने जमाने में यहाँ की सारी स्त्रियाँ अपढ़ थीं अथवा उन्हें पढ़ने की आज्ञा न थी। यह कोई नहीं कह सकता कि उस समय की स्त्रियाँ अपढ़ थीं, क्योंकि अभी आपने देखा कैसे कैसे शीला, विद्या, गार्गी आदि महिलाओं के नाम यहाँ पर आए गए हैं कि वो किस प्रकार से पढ़ी लिखी थी। जो लोग पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों के हवाले मांगते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवत दशम स्कंद के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। उसमें रुक्मणी हरण की कथा है। रुक्मिणी ने जो एक लंबा चौड़ा एक पत्र एकांत में लेकर एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को भेजा था, वह तो प्राकृत में न था। ऐसा नहीं कि दूसरी भाषा में नहीं जानती थी, जो भाषा चली उस भाषा में महिला पढ़ती थी। रुक्मिणी ने भी लिखा था। उसके प्राकृत में होने का उल्लेख भागवत में तो नहीं। उसमें रुक्मिणी ने जो पांडित्य दिखाया है वह उसके अपढ़ और अल्पज्ञ होने अथवा गंवारपन का सूचक नहीं। पुराने ढंग के पक्के सनातन धर्मावलंबियों की दृष्टि में तो नाटकों की अपेक्षा भागवत का महत्व बहुत ही अधिक होना चाहिए। इस दशा में यदि उनमें से कोई यह कहे कि सभी प्राककालीन स्त्रियां अपढ़ होती थीं, प्राककाल इतिहास से पूर्व का काल होती थीं, तो उसकी बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। जो यह कहे कि स्त्रियां अपढ़ होती थीं, यह बात बिल्कुल भी विश्वास योग्य नहीं है। भागवत की बात यदि पुराणकार या कवि की कल्पना मानी जाए तो नाटकों की बात उससे भी गई बीती समझी जानी चाहिए। स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने ही का परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा का ही परिणाम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि महिलाएं अपराध कर रही हैं, पुरुष देखिए कितना अपराध कर रहे हैं, किस किस श्रेणियों के अपराध कर रहे हैं जो कि जघन्य है, जिससे कि मानवता शर्मसार होती है। बम के गोले फेंकना, नर हत्या करना, डाके डालना, चोरियां करना, घूस लेना, ये सब पढ़ने लिखने ही का परिणाम हो तो सारे कॉलेज, स्कूल और पाठशालाएं बंद हो जानी चाहिए। आपने देखा होगा सब लोग पढ़ने के लोग, कुछ लोग देखा आपने पढ़ने के बाद घूस लेते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं। अब चोरी करने का मतलब यही नहीं कि दूसरे घर में जाकर के किसी ने टैक्स चोरी किया, किसने बिजली चोरी की, परंतु विक्षिप्तों, बात व्यतीतों और ग्रहग्रस्तों के सिवा ऐसी दलीलें पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। शकुंतला ने दुष्यंत को कटुवाक्य कहकर कौन सी अस्वाभाविकता दिखाई? मैं पहले ही बता चुका हूं कि दुष्यंत उनको भूल गए और उन्होंने फिर अपनी याद दिलाने के लिए कुछ वाक्य दुष्यंत से कहे, तो ऐसा गलत नहीं था। जब गलत कोई कहेगा तो गलत उसको सुनना भी पड़ेगा, उस गलत का प्रतिकार सुनना भी पड़ेगा। क्या वह यह कहते
कि आर्यपुत्र शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गांधर्व विवाह करके मुकर गए। वो भूल गए थे, क्या यह कहते तो आप सही मानते। नीति न्याय सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। वो यह कहती कि न्याय नीति की आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हुए मनुष्य स्वभाव का किंचित भी ज्ञान नहीं रखते। अर्थात पत्नी पर जब कोई बुरा व्यवहार करेगा तो पत्नी भी उस पर कुछ ना कुछ आक्षेप या कटाक्ष करेगी ही, क्योंकि उसका भी अपना जीवन है। सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई। सीता का नाम सभी जानते हैं यहाँ। जिस कवि ने शकुंतला नाटक में अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहाया, उसी ने परित्यक्त होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहाया है, सुनिए। आपने देखा कि राम ने भी सीता को त्याग दिया था मात्र एक धोबी के कहने पर। वाचस्त्वया मत्स्वनाथ स्वराजा वन्यो विशुद्धामत यस् समक्षम मां लोकवाद श्रवणाद हासी श्रुतस्य तत्किम सदृशम कुलस्य। अर्थात लक्ष्मण, जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आंख के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी, तिस पर भी लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। बताइए, अपनी पवित्रता की बात सीता ने उन्हें अग्नि परीक्षा दे दी, उसके बाद भी राम ने उन्हें छोड़ दिया। क्या सीता को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं था? क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है, अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वता या महत्ता को शोभा देने वाली है कि कोई कहे तुम्हारी पत्नी का व्यवहार ठीक नहीं है और दूसरा पुरुष उसको छोड़ दे बिन किसी बात के, बिन किसी वजह के? तो यह क्या है? एक अपराध है, जघन्य अपराध है, जिसे माफ नहीं किया जा सकता। सीता का यह संदेश कटु नहीं तो क्या मीठा है? राजा मात्र कहकर उनके पास अपना संदेशा भेजा। यह उक्ति न किसी गंवार स्त्री की, किंतु महाब्रह्मज्ञानी राजा जनक की लड़की और मनवादी महर्षियों के धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखने वाली रानी की। नृपस्य वर्णाश्रम पालनम यत् स्वयं धर्मा मनुना प्रणीतो। सीता राजा जनक की पुत्री थी, जिन्हें विद्वानों में श्रेष्ठता अर्जित थी। सीता की धर्मशास्त्रज्ञता का यह प्रमाण वहीं आगे चलकर कुछ ही दूर पर कवि ने दिया है। सीता परित्यक्त के कारण वाल्मीकि के समान शांत नीतिज्ञ और क्षमाशील तपस्वी तक ने असत्येव मन्युर्भर्ताग्रजे में कहकर रामचंद्र पर क्रोध प्रकट किया है। बताइए, महर्षि वाल्मीकि ने तो कहा कि राम ने यह गलत किया। अतएव शकुंतला की तरह अपने परित्याग को अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के विषय में कटु वाक्य कहना सर्वथा स्वाभाविक है, सही है। न यह पढ़ने लिखने का परिणाम है, न गंवारपन का है, न अकुलीनता का है। वह कुलीन थी, अच्छे परिवार में जन्म लिया था, राजा जनक की पुत्री थी। पढ़ने लिखने में स्वयं कोई ऐसी बात नहीं जिससे अनर्थ हो सके। उन्होंने, लेखक कहते हैं कि पढ़ने लिखने में ऐसा कोई भी बात नहीं है जिससे अनर्थ हो सके। अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं। अनर्थ पुरुषों से भी होते हैं, अपनों और पढ़े लिखों दोनों से। अनर्थ दुराचार पापाचार के कारण और ही होते हैं, और वे व्यक्ति विशेष का चाल चलन देखकर जाने भी जा सकते हैं। अतः स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। यहाँ लेखक ने इस बात पर बल दिया है कि स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। यह हमारा उत्तरदायित्व है, यह प्रत्येक पुरुष की जिम्मेदारी है और वास्तविक भी है। जो लोग यो कहते हैं कि पुराने ज़माने में यहाँ स्त्रियाँ न पढ़ती थीं अथवा उन्हें पढ़ने की मुमानियत थी, तो वे या तो इतिहास से अभिज्ञता नहीं रखते या जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। इतने उदाहरण दे दिए हैं कि हर स्त्रियां पहले ही पढ़ी थीं, तो फिर यदि वो ऐसा कहें कि स्त्रियां पहले पढ़ी नहीं थी तो खाली लोगों को धोखा देते हैं, ऐसा लेखक कह रहे हैं। समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय हैं, क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार और अपराध करना है, समाज की उन्नति में बाधा डालना है। शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं। इस कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उसे इस प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए।
खुद पढ़ने लिखने को दोष ना देना चाहिए। अगर किसी महिला पुरुष सही नहीं पढ़ पाते, अगर पढ़ने लिखने के बाद कोई घूस लेता है, रिश्वत लेता है, तो ये पढ़ाई का दोष नहीं है, ये उसका अपने व्यवहार का, अपने व्यक्तित्व का दोष है। लड़कों ही की शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है? प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने यह राय दी कि सारे कॉलेज और स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए जाएं? आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा की प्रणाली का संशोधन कीजिए। उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, किस तरह की शिक्षा देना चाहिए और कहाँ पर देना चाहिए, घर में या स्कूल में, इन सब बातों पर बहस कीजिए कि किस प्रकार की शिक्षा लड़कियों को दी जाए। विचार कीजिए, जी में आवे सो कीजिए, पर परमेश्वर के लिए यह न कहिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है। वह अनर्थकर है, वह अभिमान का उत्पादक है, वह गृह सुख का नाश करने वाला है। ऐसा कहना 16 आने मिथ्या है, अर्थात बिल्कुल गलत है। उन्होंने आपने देखा कि किस प्रकार से लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने एक ऐसे गंभीर विषय को हमारे सामने प्रस्तुत किया जो हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे परिवार को आगे बढ़ाने में मुख्य भूमिका का निर्वहन करती है। हम प्रायः चाहते हैं कि हमारी बहन, हमारी अन्य महिला, अन्य लड़की जो हमसे संबंध रखती है, हमारे परिवार से संबंध रखती है, हमारे समाज से संबंध रखती है, वह शिक्षित हो, आगे बढ़े और अपने जीवन को सफल बना सके। तो आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी इस पाठ के उद्देश्य को भली भांति समझ चुके होंगे और लड़कियां भी इस बात को भली भांति समझ गई होंगी कि पढ़ना लिखना उनके लिए कितना आवश्यक है। प्रश्न अभ्यास की ओर। प्रश्न नंबर 1, कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे। द्विवेदी जी ने क्या क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया? द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए हैं। पहला, नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं, क्योंकि सभी पढ़े लिखे लोग संस्कृत बोलते थे, इसका भी कोई प्रमाण नहीं है। दूसरा, पुराने जमाने में स्त्रियों की शिक्षा का कोई लिपिबद्ध प्रमाण नहीं मिला। निबंधकार ने तर्क दिया है कि हो सकता है यह प्रमाण नष्ट हो गया हो। तीसरा, विश्ववरा, शीला, विज्जा, अत्रि की पत्नी, गार्गी, मंडन मिश्र की पत्नी आदि का उदाहरण देकर द्विवेदी जी ने तर्क प्रस्तुत किया है कि ये सभी शिक्षित थीं, इसलिए स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए। बिंदु 4, शकुंतला, साध्वी सीता, रुक्मणी आदि का उदाहरण देकर भी द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा पर बल दिया है। प्रश्न नंबर 2, स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं, कुतर्कवादियों की इस दलील का खंडन द्विवेदी जी ने कैसे किया है? अपने शब्दों में लिखिए। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्क देते हुए कहते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होती है। उनकी इस दलील का द्विवेदी जी ने अत्यंत विनम्रतापूर्वक खंडन किया है। वे कहते हैं, यदि स्त्रियों के द्वारा किए गए अनर्थ उनकी शिक्षा के कारण हैं, तो पुरुषों के द्वारा बम फेंकने, रिश्वत लेने, चोरी करने, डाके डालने, नरहत्या करने जैसे कार्य भी उनकी पढ़ाई के ही कुपरिणाम हैं। ऐसे में इस अपराध को ही समाप्त करने के लिए विश्वविद्यालय और पाठशालाएं बंद करवा देनी चाहिए। इसके अलावा दुष्यंत द्वारा शकुंतला से गांधर्व विवाह करने और बाद में शकुंतला को भूल जाने से शकुंतला के मन में कितनी पीड़ा उत्पन्न हुई, जो तो शकुंतला ही जानती है। ऐसे में उन्होंने दुष्यंत को जो कटु वचन कहे, जो उनकी पढ़ाई का कुफल नहीं बल्कि उनकी स्वाभाविक उक्ति थी। यही बात सीता के साथ भी थी। प्रश्न नंबर 3, द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन करने के लिए व्यंग का सहारा लिया है, जैसे यह सब पापी पढ़ने का अपराध है। न वे पढ़ती, न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। आप ऐसे अन्य अंशों को निबंध में से छांटकर समझिए और लिखिए। द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा विरोधियों के कुतर्कों का खंडन करने के लिए व्यंग का सहारा लिया है। उनमें से कुछ व्यंग निम्नलिखित हैं। अच्छा, तो उत्तर रामचरित में स्त्रियों की वेदांत पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी? उनकी संस्कृत क्या कोई संस्कृत थी?
दूसरा, जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती, सेतु बंधु, महाकाव्य और कुमालपाट चरित आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए हैं वे अपढ़ और गंवार थे, तो हिंदी के प्रसिद्ध अखबार के संपादक को भी अपढ़ और गंवार कहा जा सकता है। तीसरा, पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ प्रतिभावान पंडिताओं के नामोल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अपढ़ और आवारा बताते हैं। यह तर्क शास्त्रज्ञता और न्यायशीलता की बलिहारी है। चौथा, स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूंट। प्रश्न नंबर 4, पुराने समय में स्त्रियों द्वारा प्राकृत भाषा में बोलना क्या उनके अपढ़ होने का सबूत है? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। पुराने समय में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का सबूत नहीं है, क्योंकि उस समय प्राकृत प्रचलित और लोक व्यवहार की भाषा थी। भवभूति और कालिदास के नाटक जिस समय लिखे गए उस समय शिक्षित समुदाय ही संस्कृत बोलता था, शेष लोग प्राकृत बोलते थे। शाक्य मुनि, भगवान बुद्ध और उनके चेलों द्वारा प्राकृत में उपदेश देना, बौद्ध एवं जैन धर्म के हजारों ग्रंथ का प्राकृत में लिखा जाना इस बात का प्रमाण है कि प्राकृत उस समय की लोक प्रचलित भाषा थी। ऐसे में स्त्रियों द्वारा प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का सबूत कैसे हो सकता है? प्रश्न नंबर 5, परंपरा के उन्हीं पक्षों को स्वीकार किया जाना चाहिए जो स्त्री पुरुष समानता को बढ़ाते हों। तर्क सहित उत्तर दीजिए। हर परंपरा अपने काल, देश और परिस्थिति के अनुसार प्रसंग रखती है, परंतु बदलते समय के साथ उनमें से कुछ अपनी उपयोगिता तथा प्रसंग खो बैठती हैं। इन्हीं में से एक थी पुरुष और स्त्रियों की शिक्षा में भेदभाव करने की परंपरा। इसके कारण स्त्री पुरुष की स्थिति में असमानता उत्पन्न होने के अलावा बढ़ती जा रही थी। अतः इसे त्याग कर ऐसी परंपरा अपनाने की आवश्यकता थी जो दोनों में समानता पैदा करे। शिक्षा ही वह साधन है जिसका सहारा पाकर स्त्रियां पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकती हैं और चल रही हैं, और लगभग हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। अतः लड़का लड़की में भेदभाव न करने, उनके पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा तथा अवसरों में समानता देने की स्वस्थ परंपरा अपनानी चाहिए तथा स्त्री पुरुष में समानता बढ़ानी चाहिए। तब की शिक्षा प्रणाली और अब की शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। अर्थात प्राचीन भारत और वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बहुत अंतर है। उस समय शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी, जहां शिक्षा रटने की प्रणाली प्रचलित थी। इसके साथ उनमें उच्च मानवीय मूल्यों का विकास करने पर जोर दिया गया था ताकि वे बेहतर इंसान और समाजोपयोगी नागरिक बन सके। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में रटने के बजाय समझने पर जोर दिया जाता है। आज की शिक्षा पुस्तकीय बनकर रह गई है, जिससे मानवीय मूल्यों का उत्थान नहीं हो पा रहा है। शिक्षा की प्रणाली रोजगार परक न होने के कारण यह आज बेरोजगारों की फौज खड़ी कर रही है। कुछ ही उदाहरणों में हम यह कह सकते हैं कि आज की शिक्षा रोजगार में अपना भरपूर सहयोग देती है, लेकिन जो भी है कहीं ना कहीं शिक्षा का हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा योगदान है और हमें स्त्री और पुरुषों की इस शिक्षा को बढ़ाने में अपने इस योगदान को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी इस स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ को भली भांति समझ चुके होंगे और वे यह भी भली भांति जान चुके होंगे कि वर्तमान समय स्त्री शिक्षा के समान अधिकार का समय है। स्त्रियों को समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, क्योंकि आज स्त्रियां किसी भी प्रकार से पुरुषों से कम नहीं हैं। वे इन प्रश्नों के उत्तर अपने वाक्यों में लिख सकने में, अपनी भावाभिव्यक्ति की क्षमता के अनुरूप लिखने में दक्ष हो चुके होंगे। इसी आशा से एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।